नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका डिजायर टू लर्न पे। मेरा नाम है अनफिस सिसोदिया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। क्या आपको पता है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 86,400 सेकंड्स। और ये 86,400 सेकंड्स आजकल का यूथ क्या कर रहा है? ये वेस्ट कर रहा है 15-15 सेकंड्स की रील्स में या फिर शॉर्ट्स में। तो आई होप कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे। अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे होंगे तो बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। डिज़ायर टू लर्न की पूरी टीम आपके लिए लाई है पॉलिटी स्पेशल की ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज़ है बहुत ही स्टैटिक होने वाली है। स्टैटिक इन द सेंस के आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बस याद ही करना है। कॉन्सेप्ट जैसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका एक काम करेंगे कि हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे, और जो हमारी स्टैटिक के अलावा जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसको हम एज इट इज कंटिन्यू करते रहेंगे, और इसमें भी टाइम टू टाइम लेक्चर्स डालते रहेंगे। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आपका। आइए शुरू करते हैं हमारी पॉलिटी स्पेशल का पहला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे जो CAA है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको कोई लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ना समझ लें। ठीक है, क्योंकि उसको भी CAA बोलते हैं हम, इसलिए 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम चालू करेंगे। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इससे MCQ देखने को मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, डायरेक्ट MCQ आ जाते हैं जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसमें से, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अब हमने बात करी थी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर आपको याद हो तो उसमें क्या दी गई है? लैंग्वेजेस दी गई है। कितनी है टोटल? 22 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको सब लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी सिवाय इंग्लिश के। तो ये आप याद रखिएगा। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि 8th शेड्यूल के अंदर इंग्लिश भी दी गई है, 8th शेड्यूल के अंदर इंग्लिश नहीं दी गई है। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए लाया गया था? जो वर्ड है उड़िया जो वर्ड है ये ऐड करा गया है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। और ये आपको याद रखना है कि 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था? 8th शेड्यूल में थोड़े चेंजेस करे थे, जहां पे वर्ड दिया गया था उड़िया। पहले 2011 से पहले वर्ड था 8th शेड्यूल के अंदर उड़िया, उसको चेंज करके कर दिया गया उड़िया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब लाया गया था? 2011 में। एक चीज और है कि 2011 में जो उड़ीसा है उसका नेम बदल कर दिया गया था ओडिशा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारा 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हम बात करेंगे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि लाया गया था 2011 में। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी आपका लाया गया है 2011 में, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी आपका लाया गया है 2011 में। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से कुमारप्पन कमेटी बनी है, फिर 5 ईयर प्लान्स आए हैं, तब से कोऑपरेटिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भारत के डेवलपमेंट में। ठीक है, और हैरानी की बात यह है कि 2011 तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोई भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है 2011 में, और इसने 3 चेंजेस करे। एक करा फंडामेंटल राइट में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस किस में चेंजेस करे इसने? फंडामेंटल राइट्स में। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इसने चेंजेस करे, और इसने एक नया पार्ट ऐड करा जिसको पार्ट 9B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। पार्ट 9B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होना जरूरी है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने
पार्ट 9B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करा। फिर इसने फंडामेंटल राइट्स में चेंज करें, बेसिकली आर्टिकल 19 में चेंज करें, जिसमें किसकी बात की गई है, राइट टू, लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये हमारा पहले था एसोसिएशन और यूनियन। फिर बाद में क्या कर दिया गया इसको, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 19 में जो थर्ड सब क्लॉज आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा 43B, जिसको एक गांधीयन प्रिंसिपल भी बोला गया है। अब गांधीयन प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या होते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं, हम अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 19, 43B और पार्ट 9B ये आपको याद रखना है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस लिए लाया गया था, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको एक संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। ठीक है, 43B में बेसिकली क्या चीज़ें हैं कि किस तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको फॉर्म करना है। ठीक है, उनका मैनेजमेंट किस तरह से होगा, फिर जो है उनको उनकी जो फंक्शनिंग है किस तरह से होगी। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें 43B में दी गई है, उसको एक गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये है हमारा पूरा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि लाया गया था 2012 में और ये ऑपरेशनल हुआ था आपका 2013 में। तो इसने क्या करा, 371J आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा, जिसमें कर्नाटका के जो गवर्नर है उनके पास स्पेशल पावर आ गई कि वो हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है 11 स्टेट्स के लिए, और इन 11 स्टेट्स में 6 जो स्टेट्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो 371J ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बेसिकली देखिए 371 तो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है, उसके बाद इसके सब क्लॉज है जिसमें 371A है, B है, C है, ऐसा करके पूरा 371J तक है। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला हमारा 371J है और किसके लिए है, कर्नाटका के लिए। ठीक है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन। बेसिकली इसके अंदर कुछ सिटीज़ आती हैं, जैसे कि बिदार हुई आपकी, फिर आपकी गुलबर्ग हुई, रायचूर हुई, कोपल हुई, बेलारी हुई। बेलारी तो बहुत फेमस है आपकी माइनिंग के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों का क्या कहना था, बेसिकली देखिए जो नॉर्थ वाला रीजन है कर्नाटका का, वो ये कहता था कि भाई हमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो सही से नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे लिए जो रिजर्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मतलब उनको ऐसा लगता था कि हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो अच्छे से डेवलप्ड है, और साउथ वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपका बेंगलोर भी है जिसको IT हब बोला जाता है, तो वो पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप है। तो इसलिए और एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि यहाँ से डिमांड आ गई थी कि हमें एक नया स्टेट बनाया जाए। खैर ऐसा नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको ऐसी सहूलियत हो गई कि गवर्नर इस पार्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। ठीक है, इसी के तहत 2013 में वो भी बनाया गया था, लिख देता हूँ, कल्याण कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये बेसिकली इस पार्ट के डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है, कल्याण कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे अब जो लोग हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है एम्प्लॉयमेंट में, जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोकल कार्डर में, फिर रिजर्वेशन मिला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे बहुत सारी गठन किया गया है। ठीक है, तो ये है पूरा 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और किसके लिए है, कर्नाटका के लिए। ठीक है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन है पूरा, और 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने पूरा ऐड करा है आर्टिकल 371J इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट है वो है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जब भी 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात होगी तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जुडिशरी। ये किससे रिलेटेड है, जुडिशरी से रिलेटेड है। अब आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देने का मतलब है कि अब इसके जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे।
अब बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर ही दिया है, तो ये नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट लाई थी, उसके बहुत सारे प्रोविजंस को जुडिशरी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। इवन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसने भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस को बदल दिया था। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो तो रहता है, लेकिन जो उसके प्रोविजंस है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर जुडिशरी कर देती है। तो ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारा किताबों के अंदर अभी भी है। और ये कब लाया गया था? 2014 में। किसके द्वारा? मोदी गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली जो कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि उसको बदला जाए। जुडिशरी का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज में, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। बेसिकली जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है फर्स्ट जजेस केस के बाद, सेकंड जजेस केस के बाद, और हमारा थर्ड जजेस केस, ये हमारा फाइनल था। इसमें कॉलेजियम डिसाइड हो गया था कि इस कॉलेजियम के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। तो ये एक तरह से इसमें सारे मेंबर्स किसके हैं कॉलेजियम के अंदर। कॉलेजियम क्या होता है? बेसिकली जो हायर जुडिशरी रहती है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उनके जो जजेस होते हैं उनको कॉलेजियम सिलेक्ट करता है। और अभी बहुत न्यूज़ के अंदर भी है, तो आपको पता होना चाहिए कॉलेजियम क्या होता है, और नहीं पता है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मोदी गवर्नमेंट है उसने चाहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको बदला जाए, इसलिए मोदी गवर्नमेंट क्या लाती है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन करती है और लाती है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो NJAC के अंदर देखिए, अभी तक कॉलेजियम के अंदर केवल जो जुडिशरी है उसके मेंबर्स थे। तो इस एक्ट के तहत क्या करा गया कि जुडिशरी के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी इंटरफेयर करा गया कि एग्जीक्यूटिव भी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो कौन कौन थे इस एक्ट के तहत? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे NJAC के अंदर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर। फिर 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद के 2 जज हैं वो। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 एमिनेंट पर्सन जिनको अच्छा नॉलेज हो लॉ का। और ये कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक तरह से चाह रही थी कि जो कॉलेजियम है उसमें उनकी मेजोरिटी आ जाए, और अगर वो किसी जज को अगर अपॉइंट नहीं भी करना चाहे तो वो इजीली हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इसने अमेंड किया था आर्टिकल 124 को, 127 को, 128 को, 217 को, 222 को, 224 को, 224A को, 231 को। और इसने कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट भी करे थे, जैसे कि 24A, 124B, 124C। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल भी याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इसको मत नहीं याद करें तो भी चलेगा। ये जो डिसीजन लिया गया था 4:1 का डिसीजन था जुडिशरी का। इसमें जो 4 जजेस थे उन्होंने बोला था कि ये जो NJAC है ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है? डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इसमें एक जो जज थे उन्होंने अपना डिसेंट दिया था, उनका नाम तो मुझे अभी भी याद है, J. चेलामेश्वर। ठीक है, तो 2015 में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? जुडिशरी और कॉलेजियम सिस्टम से। हमारा प्रेजेंट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है कॉलेजियम, वो हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा तब अच्छे से आपको करा दूंगा, और जो आपके तीनों जजेस केस है इंपॉर्टेंट है वो भी हम वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम बात करेंगे 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि लाया गया था 2015 में। बेसिकली इस एक्ट के तहत हमने क्या करा था? एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है बांग्लादेश। हमने क्या करा था? एनक्लेव एक्सचेंज करे थे। अब एनक्लेव का मतलब क्या होता है? बेसिकली एनक्लेव का मतलब होता है एरिया। तो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ, तब क्या हुआ था
जिसको हम उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे, तब क्या हुआ था कि बहुत सारे एरियाज बांग्लादेश के अंदर ऐसे थे जहाँ पे भारतीय मूल के व्यक्ति थे, और बहुत सारे एरियाज ऐसे थे इंडिया के अंदर जहाँ पे बांग्लादेशी मूल के व्यक्ति बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो इसी के तहत 1974 में एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? इंदिरा जी के बीच में और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में। तो इसी एक्ट के तहत वो एनक्लेव वाला जो अभी हम देख रहे हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसी एक्ट के तहत ये जो एनक्लेव्स है वो एक्सचेंज हुए हैं, और इसका प्रोटोकॉल भी आया था 2011 में। और इसमें सरकार पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। पहला आरोप उसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आरोप तो ये था कि जो इंडिया से टेरिटरी गई बांग्लादेश को, जो एनक्लेव्स मिले वो कहीं ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बांग्लादेशी मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में रह रहे हैं, वही जो एरिया है वो बांग्लादेश को मिला है, और जो इंडियन मूल के व्यक्ति हैं बांग्लादेश के अंदर जो एरिया है वो इंडिया को मिल गया है। इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो स्टेट्स की लिस्ट दी गई है उसमें थोड़े प्रोविजंस में चेंजेस करा गया, और कौन कौन से स्टेट्स के जो लिस्ट है उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें चेंजेस किए गए। एक है आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में भी थोड़े चेंजेस किए गए थे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, और किससे रिलेटेड है? एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए और है, वो मैं आपको बताता हूँ। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए इंडिया के पास 3.28, यहाँ पे भी एक डिजिट है वो याद नहीं आ रहा है मुझे, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जगह है। तो क्या इसमें से कुछ पार्ट इंडिया किसी और कंट्री को सीड कर सकता है? सीड मतलब देना। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था 1960 में, 1960 बोल रहा हूँ, 1960 में। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस इसलिए गया था कि जो बेरूबारी नाम की जगह है वो हमें सीड करनी थी ईस्ट पाकिस्तान को। तब वो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है कि भाई क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो इंडिया की जो टेरिटरी है वो सीड कर सकती है? बेसिकली देखिए, पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि वो लैंड बाउंड्री के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बात ये जाती है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो इंडिया की कुछ टेरिटरी है, मतलब मान लीजिए ये इंडिया की टेरिटरी है, वो इधर से तोड़ के किसी और कंट्री को दे दे, तो ये एक तरह से सीड करना हुआ, है ना। हमारी कंट्री में से कुछ टेरिटरी हम उसको दे रहे हैं और बदले में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या इंडिया के पास ये पावर है? तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ, इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंडमेंट करना पड़ेंगे, और जो सब्सिक्वेंट उसको लगता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसमें अमेंडमेंट जरूरी है, तो वो ऐसा कर सकती है, और ऐसा करके वो जो अपनी टेरिटरी है वो सीड कर सकती है। ठीक है, तो इसी के तहत 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो भी एक तरह से वैलिड हो जाता है। ये है हमारा पूरा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो इंडिया को ले गया फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही हम लाए हैं इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ये हम इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे जब भी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी हम इकोनॉमी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक स्टेप है फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ, जब हमने जीएसटी इंडिया के अंदर लाए 2016 में। और देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने आते से ही कितने सारे चेंजेस कर दिए। एक तो आपने एनजेएसी देख लिया, ठीक है, एक आपने ये देख लिया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट देख लिया, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। अब आप देखेंगे कि ये जब एक्ट लाया गया तो इसके लिए
संसद के अंदर स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ी। स्पेशल मेजोरिटी, देखिए मेजोरिटी 3 तरह की होती है, एक सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है बिल, फिर एक स्पेशल मेजोरिटी होती है जिसमें 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी है। जिसको नहीं पता है हम अच्छे से करेंगे पॉलिटी के अंदर, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। थर्ड तरह की होती है स्पेशल मेजोरिटी, ये वाली जो है 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 50% जो स्टेट्स हैं उनको रेटिफाई करना पड़ता है, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स जो इंडिया के अंदर है उनको रेटिफाई करना पड़ता है। तो ये जो जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये इसी तरह लाया गया था, और इसको आधे स्टेट्स ने रेटिफाई भी करा था क्योंकि आधे स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर लाया गया, और बेसिकली इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो सेंट्रल की टैक्स रिजिम है उसके साथ साथ इसमें स्टेट्स की जो टैक्स रिजिम है उसमें भी चेंजेस हो रहे थे। तो आपका जो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये जीएसटी से रिलेटेड है, और इसको स्पेशल मेजोरिटी की तरह से पास किया गया था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। और आसाम ऐसा पहला स्टेट था जिसने रेटिफाई करा था जीएसटी बिल को, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 2016 में लाया गया था, और किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसने पूरा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में पूरा चेंज कर दिया इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो जीएसटी है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि लाया गया था 2018 में, और जिसमें जिक्र है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो एनसीबीसी है इसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे हमारी पॉलिटी की सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में इसका डिस्कशन नहीं करूँगा। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ है वहाँ पे डिटेल में हम इसके बारे में जाएंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ठीक है, इसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो ये जो एनसीबीसी थी पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब लॉ के द्वारा स्थापित की गई ये बॉडी थी। इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। तो आर्टिकल 338B के तहत अब एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बस आपको इधर इतना ही याद रखना है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो टॉपिक है एनसीबीसी। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये जो है सीरीज है ना बहुत स्टैटिक सीरीज है, और इसमें केवल याद करने लायक चीज़ है। आपको क्या याद रखना है, 2018 में आया था और एनसीबीसी को इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिल गया, ठीक है, एक संवैधानिक बॉडी का दर्जा मिल गया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम बात करेंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि लाया गया 2019 में, और इसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को। कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो कि एक गवर्नमेंट रन कर रही है या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको प्रीलिम्स में फंसा देंगे किसी भी एग्जाम में कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स में आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। अब देखिए एक लैंडमार्क जजमेंट अभी भी आया है ईडब्ल्यूएस को लेकर, और उसमें तो ये भी बोला गया है कि जो 50% सीलिंग बताई थी इंदिरा साहनी केस में, देखिए रिजर्वेशन का जो पूरा टॉपिक है ना ये हम इंडियन पॉलिटी में अच्छे से करेंगे। इसका जो पूरा बैकग्राउंड है, इंपॉर्टेंट केसेस है, वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इंदिरा साहनी केस में यह बोला गया था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिसेंट जजमेंट में आप देखेंगे कि अभी इंडिया के अंदर रिजर्वेशन ना 60% तक पहुँच गया है। तो रिसेंट जजमेंट में भी ये बोला गया है कि ठीक है, आप किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो ठीक है 60% चलेगा। और जो इंदिरा साहनी का केस का जो जजमेंट है उसको एक तरह से ओवरलैप करा गया, लेकिन वहाँ पे सारे जजों की एक राय तो बिल्कुल सहमत, सब जज एक राय पे तो बिल्कुल सहमत थे। भले ही डिसीजन 3:2 से आया, लेकिन वहाँ पे जो सारे जज थे वो एक बात पे सहमत थे, वो ये थी कि जो गवर्नमेंट है उसको रिविजिट करना पड़ेगा रिजर्वेशन को।
रिविजिट का मतलब क्या होता है कि जो रिजर्वेशन के प्रावधान है, भारत के अंदर रिजर्वेशन चला आ रहा है और भारत के अंदर कब तक रिजर्वेशन चलेगा और क्या रिजर्वेशन फ्यूचर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जो प्रोविजंस है ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको फ्यूचर में भी देखना पड़ेगा। और एक तरह से जो कोर्ट है वो ये बोलना चाहती थी कि रिजर्वेशन को इंडिया के अंदर से हमें धीरे धीरे करके ख़त्म करना होगा। ठीक है, दो कोर्ट ने ये बोला कि भाई ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, और एक क्वेश्चन तो कोर्ट के सामने ये भी था कि जो एससी, एसटी और ओबीसी है उनको ये जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कैटेगरी के अंदर लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, उनको नहीं ला सकते, ये सेपरेट है। वो जो पूरा डिटेल है वो हम पढ़ेंगे जब रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उधर इंपॉर्टेंट जजमेंट भी देख लेंगे और जो हिस्ट्री है रिजर्वेशन की वो भी देख लेंगे। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड है, 10% ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब बात करते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि लाया गया था 2020 में, और ये किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था अगर आपको पता हो तो, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ये डिबेट उठी थी कि जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, लेकिन कब तक होना चाहिए? तो यही डिबेट थी कि क्या इसको परमानेंट करना है या टेम्परेरी रहेगा। तो फाइनली कंक्लूजन निकलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में ही कि जो रिजर्वेशन है उसको हम 10 ईयर्स के लिए रखेंगे। ठीक है, तो 10 ईयर्स कब पूरे होंगे? 1950 में बना था संविधान, तो 1960 तक रिजर्वेशन का प्रावधान चलना था। ठीक है, बहुत से नेता का ये कहना था कि जो रिजर्वेशन होता है वो कंट्री के अंदर डिवाइड पैदा करता है, आपस में मतभेद भी पैदा करता है और मनभेद भी पैदा करता है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये टेम्परेरी था, लेकिन अब इसको क्या बोलो, दुर्भाग्य है या फिर कुछ और ही समझ लीजिए आप, रिजर्वेशन को हर 10 साल में एक्सटेंड किया गया है जब से रिजर्वेशन का प्रावधान लाया है लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट में। ठीक है, तो पहले देखिए 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया 1960 में, इसने एक्सटेंड करा 10 साल के लिए। फिर 1969 में, ये 1970 में खत्म होने वाला था, 1969 में 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया, फिर इसको 10 साल बढ़ाया गया। ऐसा ऐसा करके फाइनली 2020 में हमने एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करा और रिजर्वेशन को बढ़ा के 2030 तक कर दिया। ठीक है, 10 साल हो गए ना। हाँ ठीक है, तो ये हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है 10 साल और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सीट्स के लिए। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि लाया गया है 2021 में। देखिए 2018 में आया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का। ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ और होती है, वो मैं शायद आपको बताना वहाँ पे भूल गया, यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी जाती है कि वो गवर्नर से कंसल्ट करके ये बताएंगे कि स्टेट्स और यूटीज के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था? 2018 के पहला स्टेट के पास ये पावर थी कि वो बताएंगे कि स्टेट के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होगी। अब ये जो पूरा मैटर है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके बाद ये मैटर लाइमलाइट में तब आता है जब जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो मराठास को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देती है। तो ये जो डिसीजन है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का, ये चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तब ये जो पूरा मैटर है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बताएंगे कंसल्ट करके गवर्नर से कि स्टेट और यूटीज की सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में कौन आएगा। एक तरह से पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, स्टेट प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उनसे उनकी पावर छीन लिए ये बताने की कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगे स्टेट्स के अंदर। तो पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है और इसके तहत जो पावर ले ली गई थी
स्टेट्स है, ये बताने की कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होगी स्टेट के अंदर, वो पावर उनको वापस रिस्टोर मतलब उनको वापस दे दी जाती है। ठीक है, तो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यही है कि जो स्टेट से उनकी पावर ले ली गई थी अब उनको वो वापस मिल गई है। और अब क्या सिस्टम है, सेंटर का अलग ओबीसी का लिस्ट है ना, और स्टेट का और यूटीज का अलग, जो अदर सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है उसका लिस्ट अलग आता है और सेंटर का अलग आता है। जो 2018 के पहले का सिस्टम था वो वापस से लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये है हमारा पूरा 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और डिज़ायर टू लर्न की इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।